मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेद्दाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् वंदित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार 50 से 55 नंबर की गाथाएं 29 प्रकार के भावों से रहित शुद्ध आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें हमने 13 जो प्रारंभ के भाव हैं उनकी चर्चा कल की थी। एक बार हम ये पूरी गाथाएं इस ग्रंथ से ही इनका पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर अगले बोलों पर आगे चर्चा करते हैं। टीकाकार हैं, अब उनको वो भी गाथाएं पढ़ने के बाद झूमते हैं तो झूमने में गुनगुनाते हैं इसलिए कलश लिखा है ना। जो टीका में जो बात आती है बुद्धि के आवेग में, उसी चीज को हृदय में क्या किसी चीज को गुनगुनाया जाए ना तो उसका असर कुछ अलग होता है। जैसे फिल्में बनती हैं तो उसमें सब कई बार तो गाने जबरदस्ती डाल देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के मस्तिष्क को एक रेस्ट चाहिए पड़ता है। तो अकेले गद्य ही गद्य हो तो बुद्धि का व्यायाम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो चीज जब पद्य में और भक्ति में आ जाती है, क्योंकि ये नाटक रूप में लिखा गया है। 3 प्रकार के काव्य होते हैं। एक होता है मतलब 3 साहित्य में 3 विधाएं होती हैं, गद्य पद्य और चंपू काव्य होता है एक। तो चंपू काव्य होता है वो गद्य और पद्यात्मक दोनों होता है, बीच बीच में गद्य होते हैं, बीच बीच में पद्य भी होते हैं। नाटक वगैरह जब भी लिखे जाते हैं तो इसी शैली में लिखे जाते हैं, गद्य पद्यात्मक शैली में। आप यहाँ पर भारत भवन में नाटक देखने कभी गए हो तो वहां पर भी आपने देखा होगा बीच बीच में गीत भी डाले जाते थे। तो इसका नाम भी तो नाटक शैली में ही लिखा गया है ना। अब जीव प्रवेश करता है, अब जीव बाहर निकलता है, पुण्य पाप प्रवेश करते हैं, इस तरह से ही पूरी चर्चा चल रही है। तो इसलिए इस नाटक की शैली में ऐसे ही लिखा जाएगा, वो गद्य पद्यात्मक रूप से। जयसेनाचार्य ने नहीं लिखा, जयसेनाचार्य ने जिसकी टीका लिखी उनने कोई पद्य नहीं लिखे। अमृतचंद्राचार्य की काव्य प्रतिभा थी जबरदस्त, तो वो लिखते हैं। उनका लघु तत्व स्फोट एक है ग्रंथ, बहुत जबरदस्त पद्य हैं उसमें, काव्य हैं। चलो पेज नंबर 103 अनुवाद पढ़ते हैं इन 5 गाथाओं का, 6 गाथाओं का। नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं रूप अर सहनन नहीं संस्थान नहीं तन भी नहीं राग जीव के द्वेष नहीं अरु मोह जीव के हैं नहीं प्रत्यय नहीं
नहीं कर्म अरु नो कर्म भी जीव के नहीं, नहीं वर्ग जीव के वर्गणा, नहीं कर्म ईश्वर है नहीं, आध्यात्म स्थान न जीव के अनुभाग स्थान भी है नहीं, नहीं योग स्थान रुबंध स्थान भी है नहीं, नहीं उदय स्थान न जीव के आरुस्थान मार्गण के नहीं, स्थितिवंद स्थान न जीव के संक्लेश स्थान है नहीं, जीव के विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान भी है नहीं, नहीं जीव स्थान भी जीव के गुण स्थान भी जीव के नहीं, ये सब ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम है जानो यही। 13 बोल अपन पढ़ चुके हैं। किन किन से भेद ज्ञान कराया? सबसे पहले वर्ण, फिर नहीं इस पर तो चौथे नंबर पे है, अब इसी क्रम से अपन याद कर लेना जब कर ही रहे हैं। वर्ण, रस, गंध और स्पर्श और रूप 5वां। 6वां क्या है? शरीर, फिर संस्थान सहनन, फिर राग द्वेष मोह, उसके बाद प्रत्यय है ना, और कर्म। एक रह गया बीच में कोई सा, अपन ने ये किया ना, शरीर संस्थान सहनन है ना, राग द्वेष मोह प्रत्यय। हाँ वो प्रत्यय का नाम आश्रव है, और कर्म तो 12 ही हो रहे हैं ना, 13 होना चाहिए। देखो 5 तो वो हो गए वर्ण, दूसरा गंध रस स्पर्श रूप 5, 6वां शरीर, 7वां संस्थान, हाँ मैंने काउंटिंग गलत कर ली थी है ना, सही है, 8वां सहनन, 9वां राग, 10वां द्वेष, 11वां मोह, 12वां प्रत्यय और 13वां कर्म। 14वें पे चलते हैं। 14वां कौन सा है? 9 कर्म है ना। कर्म 9 कर्म ये दोनों नाम लिए ना, तो पहले अपन ने कर्म की बात की, अब 14वें नंबर पर 9 कर्म। ये जो 9 कर्म का ये जो शरीर रूप परिणमन दिखता है, ये सब 9 कर्म वर्गणाओं का आहार है। हम लोग अभी बैठे हैं तो यहाँ आहार कर रहे हैं कि नहीं? अभी भी हमारा आहार चल रहा है। कवला आहार अकेला नहीं हो रहा है, लेकिन कर्म 9 कर्म का आहार तो हो ही रहा है। जो 6 पर्याप्ति योग, देखो पेज 107 पर, जो 6 आज अपन को इसे पूरा करना है, तो हालांकि सारी चीजें बड़ी टिपिकल हैं, लेकिन संक्षेप में समझते हुए ही इसे पूरा करते हैं। जो 6 पर्याप्ति योग और 3 शरीर योग्य वस्तु यानी पुद्गल स्कंद रूप 9 कर्म है। 9 कर्म कैसा होता है? पुद्गल स्कंद रूप है ना, ये जो जिससे शरीर की रचनाएं वगैरह होती हैं, ये सब किसका खेल है? 9 कर्म का। ये जो 9 कर्म है वह सर्व ही जीव का नहीं है। अब इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पुद्गल स्कंद है, तो जो पुद्गल स्कंद है तो वो किसका परिणाम होगा? पुद्गल का ही परिणाम है ना। तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से वो भी मेरी अनुभूति से भिन्न है। जब अपनी ज्ञानात्मक अनुभूति का मैं संवेदन करता हूं, संचेतन करता हूं, तो वहां मुझे ना तो कर्म दिखते हैं और ना ही 9 कर्म दिखते हैं। आगे अगला वाला थोड़ा सा और जटिल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो और चीजें जटिल होती चली जा रही हैं। जो कर्म के रस की शक्तियों को, अर्थात
किसको? अविभागी प्रतिच्छेद। क्या होता है अविभागी प्रतिच्छेद? शक्ति के अंश, है ना, सामान्य। प्रतिच्छेद यानी होता है शक्ति या गुण, और अविभाग यानी जिसका, मिल गया आपको पेज नंबर 107, पेज 107 पे 14वें नंबर का जो पॉइंट लिखा है ना, नंबर 14 लिखा हुआ है, उस 14 के आगे देखिए, जो कर्म के रस की शक्तियों का समूह रूप वर्ग है, या निषेध करना है वर्ग का, लेकिन वर्ग किसे कहते हैं उसे बताने के लिए क्या प्रयोग किया? एक जैसे अविभागी प्रतिच्छेद वाले जो परमाणु होते हैं वो सब मिलके क्या कहलाते हैं? समान अविभागी प्रतिच्छेद। जो कर्म रस के शक्तियों की अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह है। अब ये अविभागी प्रतिच्छेद पर्याय की ताकत को नापने की यूनिट जो होती है वो होती है अविभागी प्रतिच्छेद। बोलो पर्याय से छोटा कुछ हो सकता है? पर्याय से छोटा तो कुछ नहीं है। देखो अभी यद्यपि अविभागी प्रतिच्छेद हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन अविभागी प्रतिच्छेद हमारे अनुमान का विषय है। कैसे है? जैसे हमें एक समय तो हम कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते अपने ज्ञान में, हमने जितनी देर में सोचा उतनी देर में असंख्यात अनंत समय निकल जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है ना, जब हमें एक सेकंड हमारे पकड़ में आया तो नैनो सेकंड भी होते होंगे, और छोटे सेकंड होते होंगे, माइक्रो सेकंड, फिर इसका मतलब और नीचे नीचे की कोई यूनिट होगी। तो जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? एक समय। अब वो एक समय हमारे अनुमान का विषय, ज्ञान का विषय नहीं है। जैसे हम जितने आसानी से 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट ये सब पकड़ लेते हैं, इस तरह से हम कभी ये पकड़ पाते हैं कि एक समय क्या होता है? तो आपने एक समय को कैसे पकड़ा? अनुमान से। एक परमाणु आपके ज्ञान का विषय है, तो एक परमाणु को कैसे पकड़ा? वो भी अनुमान से, कि हमारे सामने ये इतना मोटा स्कंद यदि दिख रहा है तो ये कुछ छोटी छोटी अणुओं से, परमाणुओं से मिला होगा ना, तो कोई एक ऐसी चीज होगी जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता, तो जिसका दूसरा विभाग ना हो वो परमाणु है। अब ऐसे ही हमें पर्याय की ताकत को नापना है। अब देखो कुछ उदाहरण मुझे पुद्गल के देना पड़ेंगे तो आप इसे थोड़ा समझोगे अविभागी प्रतिच्छेद को। मेरी एक टैबलेट चलती है, चलती तो कई हैं, लेकिन उनमें से मैं एक टैबलेट के बारे में बताता हूं कि एक 5 mg की टैबलेट रखी और एक 10 mg की टैबलेट ली। अब मैं वो दोनों टैबलेट यहां पर रख दूंगा, एक जैसी टैबलेट है, लेकिन एक टैबलेट 5 mg की और एक टैबलेट 10 mg की। यदि उसे वजन भी कर लिया जाए ना तो भी उनके वजन में कोई अंतर नहीं, कलर में कोई अंतर नहीं, सेम कलर, सेम वजन, लंबाई, चौड़ाई, हाइट, हेल्थ जितनी है उन टैबलेटों की वो भी उतनी। लेकिन फिर भी बताओ ये 5 mg और 10 mg की ताकत कहां से आई? ये क्या है? ये कैसे, कौन सी चीज तय कर रही है? इसे बोलते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। और देखो उदाहरण, अभी क्या है कि ये चीज दिमाग में चल रही थी और कल या परसों की बात है, 2 किलो टमाटर खरीदे मैंने, है ना, और 2 किलो मटर लिए। तो जब मैंने उठाया मैंने कहा भाई ये मटर तो भारी लग रहे हैं, ये कम तौले हैं क्या तुमने? तो सामने वाला वो बोलता है, जो कि अनपढ़ है, वो क्या बोलता है, भैया मटर हल्के होते हैं। अरे मैंने कहा हल्के होते हैं तो क्या हुआ, है तो 2 ही किलो दोनों। लेकिन फिर भी आपका देखो शक्ति के अंश अलग अलग हैं, दोनों 2 किलो होने के बावजूद भी स्पर्श गुण की एक पर्याय है भारीपन, लेकिन भारीपन में भी शक्ति के अंश अलग अलग हैं। कि 2 किलो टमाटर उठा लो और 2 किलो मटर उठाओ तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि कुछ तो हल्का है और कुछ भारी है। ये कैसे हुआ? शक्ति के अंश का अंतर। और देखो, और इसे स्निग्धता से ज्यादा उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में, आप पढ़ोगे शक्ति के अंश को बताने के लिए स्निग्धता के उदाहरण दिए हैं। हमने एक गिलास छोड़ो, एक बूंद हमने पानी की रखी, पानी में भी स्निग्धता होती है। एक बूंद हमने गाय का दूध, बकरी का दूध लिया, एक बूंद गाय का दूध लिया, एक बूंद फिर भैंस का दूध लिया, फिर एक बूंद घी लिया, सब एक बूंद है। इनकी लंबाई, चौड़ाई, सब चीजें बराबर है, वजन भी आप कहोगे तो तुलवा लो तो कहो उतना ही निकले, लेकिन स्निग्धता का पैमाना देखो सब में अलग अलग है। पानी यदि आप गीले हो तो आप में धूल चिपक जाएगी, लेकिन वो धूल कितनी देर तक रहेगी? चूंकि स्निग्धता कम है ना, जल्दी झड़ जाएगी। ये लोग होते हैं क्या कहते हैं,
धोबी वगैरह, पहले जो धोबी घाट होते थे तो कपड़े धो के वो ऐसे ही कहीं भी सुखा देते थे, खाली सूखी जमीनों पर, तो उनमें मिट्टी लग जाती थी। लेकिन वो इतने निश्चिंत और निशंक होते थे कि उन्हें मालूम था कि सूखने के बाद वो एक ऐसे झटकारेंगे तो ये पूरी धूल चली जाएगी। लेकिन क्या ठीक ऐसा ही वो तब कर सकते थे कि यदि उसे तेल में से निकाला जाए और उसको ऐसे धूल में लिटा दिया जाए कपड़ों को, तब क्या होगा? क्योंकि स्निग्धता का शक्ति का अंश अलग अलग है, ये ऐसे ही नापी जाती है। हमें एक शक्ति का अंश पता नहीं चलता, लेकिन कई शक्ति के अंश मिलकर जब कोई वस्तु बनती है तो हम अनुमान लगाते हैं ना कि इसकी स्निग्धता कई शक्त्यांशों से मिलकर बनी है। अब चूंकि एक जैसे जो शक्ति के अंश हैं, जैसे अविभाज्य प्रतिच्छेद यहां पर कहा जा रहा है, मैं तो बहुत जल्दी में बात करके आगे बढ़ जाऊंगा, इन पर किताबें लिखी गई हैं। एक किताब है पूरी अविभाज्य प्रतिच्छेद को समझाने के लिए, समझ में आया? आकाश की अवगाहन शक्ति को बताने के लिए किताब है, किशन चंद जी अलवर की किताब है आकाश की अवगाहन शक्ति। आप समझते हैं, एक आकाश के प्रदेश की ताकत वो बताया है, एक आकाश के प्रदेश की ताकत कितनी होती है, उस पर किताबें लिख दी। ऐसे अविभाज्य प्रतिच्छेद पे 1 घंटे भी बात करेंगे ना तो भी कम है। और ऐसे ये सारी चीजें मैंने पहले ही दिन बोला था, 29 दिन लगाएंगे तब भी हम इन 29 पर चर्चा प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ये एक एक चीज ऐसी है। तो ये होता है अविभाज्य प्रतिच्छेद। कहीं भी देख लो आप, कई चीजें, जैसे कि अभी गर्मी बढ़ गई तो कैसे आप, ये स्पर्श गुण की पर्याय है ना गर्मी पना, लेकिन ये गर्मी पने में भी देखो अंतर होगा। कहीं 40 डिग्री टेम्परेचर हो तो आपको अलग गर्मी महसूस होगी, और किसी दूसरे स्थान पर वही 40 डिग्री टेम्परेचर हो तो अलग महसूस होती है। फिर उसमें दूसरे बहुत सारे कारक उसमें योगदान देने लगते हैं कि समुद्र के पास 40 डिग्री टेम्परेचर हो, है ना, सूखे मैदानों पर 40 डिग्री टेम्परेचर हो, और किसी सघन वन स्थल पर 40 डिग्री टेम्परेचर हो। तो टेम्परेचर तो 40 ही है, लेकिन शक्त्यांश में अंतर क्यों आ रहा है? ये जो शक्त्यांश अविभाज्य प्रतिच्छेदों में अंतर है, आप लोग कभी भी देखना, एक तो होता है टेम्परेचर और उसके बगल में भी लिखा रहता फील लाइक। एक तो टेम्परेचर लिखा रहेगा, जैसे आप सर्दियों का पैमाना देखो अलग अलग, जैसे दिल्ली में सर्दी होगी 3 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन फील लाइक 1 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा लिखा आएगा। भोपाल में होगी 3 डिग्री टेम्परेचर, फील लाइक भी 3 डिग्री दिखाई देगा, है ना, या 3 ही डिग्री लगे, लेकिन वो फील लाइक नहीं हो। अब ये क्यों हो रहा है, ये फील लाइक में फर्क क्यों हो रहा है? कि टेम्परेचर की शक्ति के, सर्दी का शक्ति का अंश अलग अलग है। देखो कई बार होता है ऐसा है कि परमाणु तो ज्यादा होते हैं लेकिन शक्त्यांश कम होते हैं। उदाहरण के लिए जितनी पतली मिर्ची होगी तो उसमें तीखापन का कितना जोर होता है, और शिमला मिर्च में परमाणु कितने? मिर्ची की मोटाई बढ़ रही है और शक्ति के अंश घट रहे हैं। तिखास का जो शक्ति का अंश है वो कम होता चला जा रहा है। ये कैसे होता है? अभी मैं पुद्गल से बता रहा हूं, यही ज्ञान में भी आप आगे बढ़ते हुए लगा सकते हो। केवल ज्ञानी की पूरी परिभाषा क्या है? केवल ज्ञान किसे कहते हैं? पूरी परिभाषा, जो एक समय में त्रिकालवर्ती सब द्रव्यों, उनके गुणों, उनकी पर्यायों और सभी अविभाज्य प्रतिच्छेदों को स्पष्ट जानते हैं। ये समझ रहे हैं? पर्याय से छोटी चीज क्या है यदि आपसे पूछा जाए, एक समय की पर्याय से छोटा क्या है? तो एक समय की पर्याय के अविभाज्य प्रतिच्छेद, और ये अविभाज्य प्रतिच्छेदों से अंतर पड़ेगा जानने में भी। अब इतना ये सूक्ष्म विषय केवल ज्ञानी ने हमारे सामने रख दिया है, तो हम इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सर्वज्ञ की वाणी में ये बातें आई हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि बहुत सारी खोजें समय के साथ होती चली गई, लेकिन 2-2 हजार साल पहले आचार्यों ने सब लिख दिया जो खोज बाद में हुई है। जैसे कि उन्होंने लिख दिया कि मगरमच्छ कितना जिंदा रहेगा। अब उनने तो बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी, या फिर जो भी होता है बॉटनी, जूलॉजी, उन्होंने सब चीजों के बता दिए। बरगद के पेड़ की उम्र कितनी रहेगी, है ना, बबूल के पेड़ की कितनी रहेगी, ये सब लिखे हैं शास्त्रों में, है ना। मच्छर कितना जी सकता है, संगी पंचेंद्रिय चौपाया होगा तो कितना जिएगा, पक्षियों में सबसे ज्यादा उम्र किसकी कितनी रहती है, बुद्धि सबसे तेज किसकी रहती है, तो जलचर की बुद्धि सबसे तेज होती है। जलचर से कम बुद्धि होती है नवचरों की, और सबसे कम बुद्धि होती है जमीन पर चलने वालों की।
अपन भी जमीन पे ही चलने वाले हैं। और ये बाद में बता दिया ये कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यदि कोई होता है तो कौन होता है? जलचर होता है। ये पेंगुइन वगैरह होती है ना, दुबई में एक वो है पेंगुइन, उसमें पेंगुइन इस तरह का काम खेल करती हैं फुटबॉल वगैरह से कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो मुंह से बॉल उछलाएंगी और फिर पीछे से जैसे मेसी खेल रहा हो, रोनाल्डो खेल रहा हो, तो पूंछ से भी वो बॉल को उचकाती हैं। अब उनमें इतना कौन दिमाग दे रहा है? पेंगुइन में। एक बहुत पहले पिक्चर आई थी अजूबा ना, मेरे हिसाब से मैं तो बचपन में देखी थी, अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी, उसमें वो मछली को माँ बोलता है। मछली एक बड़ी व्हेल मछली टाइप की होती है, उसको माँ बोलता है और जब वो आवाज देता है तो वो ऊपर आती है। तो ये ऐसा ही नहीं है, ये चीज वाकई में सबसे इंटेलिजेंट होता है। सबसे ज्यादा पंचम गुण स्थानवर्ती मिलेंगे तो जलचर, क्योंकि समुद्रों में जो असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, मत्स्य, महामत्स्य, मछली वगैरह, ये सब पांचवें गुण स्थानवर्ती तक हो जाते हैं। तो ये आचार्यों ने लिखा है कि सबसे ज्यादा ज्ञान का क्षयोपशम होगा तो किस किस का होगा। बहुत चीजें लिखी हैं, ये तो अपन उतनी बातें करते नहीं है, अपने पास समय नहीं है उतना, ना तो उन ग्रंथों को देखने का ना खोलने का। अभी जैसे कई बार लोग जनरली बात बोल देते हैं, कितना सूक्ष्म विवेचन, जबकि ये जो अभी हमें प्राप्त विवेचन है ना, ये तो समझ लो कि द्वादशांग का असंख्यातवा भाग हुआ। मैं असंख्यातवा ही बोल रहा हूँ, अनंतवा नहीं बोल रहा, है ना। इतना छोटा सा हिस्सा है तो अनंतवा बहुत थोड़ा सा है। ज्ञान की तो कोई अपार है, ज्ञान का कितना विस्तार होगा। आप एक एक जीव के बारे में गहराई से अध्ययन करोगे, आपको इतनी नई नई चीजें पता चलेंगी। लोग मच्छरों पे पूरा जीवन बिता देते हैं, मच्छरों का अध्ययन करने पे, मच्छरों पे मतलब मच्छरों को जानने के लिए। और लोगों ने थीसिस लिखी है, ये कैसे पता चला है कि फलाने मच्छर से डेंगू है, फलाने मच्छर से मलेरिया है, फलाने मच्छर में ये वाली है। हर मच्छर आपके लिए समस्या पैदा नहीं करता। जब उन्होंने जिंदगी बिताई मच्छरों पर, तब वो कहते हैं कि भैया दिन का मच्छर काटेगा तो ही डेंगू मलेरिया होंगे, रात में का घूमने वाला मच्छर कभी डेंगू मलेरिया नहीं करता, है ना। ये सारी चीजें निकल कर सामने आई, तो इसका मतलब जीवन बिताया ना उन्होंने मच्छरों के ऊपर। अब आचार्यों ने तो अप्रयोजनभूत चीज समझकर लिख दिया, जो उन्हें परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सब लिखा है कि मच्छर कितना जिंदा रहेगा, मक्खी कितनी जिंदा रहेगी, भंवरा कैसा जिएगा, भंवरा कितना देख सकता है, ये भी लिखा है ना। सबसे ज्यादा देखने की दृष्टि किसकी रहती है, मनुष्य कितना देख सकता है, मनुष्य कितना सुन सकता है। अब चींटी की सुनने की ताकत कितनी है, मक्खी की सुनने की ताकत नहीं, चींटी की तो सुनने की ताकत नहीं होती है, ये तो सत्य है। हाँ, सूंघने की ताकत कितनी है, ऐसे बताया कि अगले अगले इंद्रिय वाला जीव कितना सूंघ सकता है, कितना देख सकता है, कितना सुन सकता है, सब लिखा है। सांप की श्रवण शक्ति के बारे में लिख दिया, जो कि बाद में आज सांप की अध्येता बताते हैं कि सांप, मान के चलो कि वो ट्रेन विदिशा में हो और सांप यहां हो तो पता चल जाता है, चूहों को पता चल जाता है। एक कहावत बनी है, जब समंदर जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। टाइटैनिक पिक्चर बनी थी तो उसमें सबसे पहले, अभी आम लोगों को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन वो चट्टान से टकराने के बाद सबसे पहले दृश्य कौन सा दिखाया गया था? चूहे डूब रहे हैं, वो चूहे भाग रहे हैं। कैसे पता चला? बारिश होने से पहले चींटियों को पता चल जाता है। ये सब ज्ञान की पावर बताई है। इनकी भी अनुमान शक्ति बहुत होती है, अपने इंद्रिय जन्य विषय को जानने की ताकत। तो इनके ज्ञान के अभिभागी प्रतिच्छेद उस इंद्रिय संबंधी बहुत गहरा काम कर रहे हैं। अक्सर हम एक शब्द बोल देते हैं, ज्ञान का क्षयोपशम। क्षयोपशम कभी ज्ञान का होता ही नहीं है। क्षयोपशम तो कर्म का होता है। जो आपको क्षयोपशम दिख रहा है वो काय का है? ज्ञानावरणी का क्षयोपशम। लेकिन हम पूरा बोलते नहीं है, मुश्किल लगती, इतना लंबा कौन बोले, तो हम क्या बोल देते हैं? ज्ञान का क्षयोपशम। उसमें महिमा आती है, कितना जानते हैं, कितना जानते हैं। अरे ये जानने में तुम जो जिसका महिमा कर रहे हो, जिस क्षयोपशम की, वो कर्म की महिमा है। अभी ये बात आने वाली है कि मुझ में विशुद्धि स्थान नहीं, मुझ में संक्लेश स्थान नहीं। अभी इसकी परिभाषा जब हम पढ़ेंगे कि संक्लेश स्थान क्या होता है और विशुद्धि स्थान क्या होता है, तब आपको ये जो थोड़ी सी हमें हमारे जीवन में अनुकूलताएं दिखती हैं, जो हमारे कषायों की मंदता दिखती है और हम इसमें फूल जाते हैं, कहते हैं कर्मों में फूल रहे हो थोड़ी देर के लिए, आज तुम्हारे बहुत अच्छे परिणाम रहे, है ना। क्या के परिणाम रहे? अभी यहाँ पे जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये कर्म का आनंद लूटना है, ये तात्कालिक परिणामों में मगनता, ये कर्म का मजा है। और आज हम कषाय ज्यादा हो गई,
ये सारी एक व्यवस्था चल रही है पूरी। कर्मों का उद्वेग ऐसे ही ऊपर नीचे होता चला जाता है और हम उन परिणामों में ही मगन हो जाते हैं, उन परिणामों में ही क्रुद्ध हो जाते हैं, दुखी होने लगते हैं। अभी आएगी बात। खैर, अभी अविभागी प्रतिच्छेद पर केंद्रित रहते हैं। तो आपको समझ में आया, ये सब आचार्यों ने ये सब बातें लिखी और हजारों हजारों साल पहले। अब वो आचार्य गए नहीं थे भूत बलियो पुष्पदंत कि भैया देखें यार भंवरा कितना लंबा सुन पाता है या देख पाता है, सूंघ पाता है ना। वो थोड़ी देखने गए थे, उन्हें तो परंपरा से पूरा ज्ञान मिला और उसी ज्ञान को उन्होंने लिख दिया। उन्होंने कहा अप्रयोजनभूत चीज है लेकिन जान लो। चूंकि हम जीव समाज की चर्चा कर रहे हैं तो ये जीव समाज के विषय में इतनी जानकारी आप जुटा लो। और देखो क्या होता है, आगम जो नष्ट हो रहा था, जिसकी आचार्यों ने चिंता की, किसकी चिंता की सबसे ज्यादा? फैक्ट्स। फैक्ट्स को दोबारा री इन्वेंट करना बहुत कठिन काम है। यदि फैक्ट्स को चले गए तो आप उसे कैसे री इन्वेंट? वो फैक्ट है, आप वो उन अप्रयोजनभूत चीजों को नहीं जान सकते। लवण समुद्र की कितनी लंबाई है, यदि ये फैक्ट चला गया तो बोलो आने वाले पंचम काल में उस फैक्ट को लोग कैसे री इन्वेंट करेंगे? लोग तो मानेंगे ही नहीं ना। हालांकि आज वो फैक्ट अवेलेबल है तो भी लोग नहीं मानते। सूर्य और चंद्रमा की दूरी हमसे कितनी है, ये फैक्ट यदि चला जाता आगम से तो लोगों री इन्वेंट करना कितना मुश्किल था। फिर तो वही सत्य होता ना, अंतिम सत्य जो आज विज्ञान ने बता दिया। हालांकि विज्ञान जो भी सत्य बताता है वो ये बोलता है ये अनंतिम है, ये अंतिम नहीं है, ये अनंतिम तथ्य है। अनअंतिम मतलब आगे इससे और भी सही और करेक्ट फैक्ट खोजा जा सकता है। इसलिए ये रिसर्च की डेफिनेशन है। ये व्हाट इज रिसर्च? टू वेरीफाई फैक्ट्स एंड टू करेक्ट फैक्ट्स, है ना। पुराने फैक्ट्स को वेरीफाई करना और अवेलेबल फैक्ट में यदि कोई गलतियां हो तो उसको करेक्ट करना, इसका ही नाम रिसर्च है। और नाम लगा है री, मतलब जो भी रिसर्च का परिणाम आया है उसमें आगे रिसर्च होती रहेगी। मुझे ये सब आपको बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन चूंकि ये चर्चा चल रही है तो बताना पड़ रहा है। इसे रिसर्च बोलते हैं। तो आचार्यों ने कहा कि एक आगम परंपरा में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जिनमें से बहुलता में अधिकांश जो फैक्ट हैं वो अप्रयोजनभूत ही हैं। लेकिन वो फैक्ट यदि चले गए तो बोलो आने वाले समय में जिन जीवों के पास अंग पूर्व का ज्ञान नहीं होगा वो कैसे ये पता लगाएंगे कि इस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्छित्ति होती है, अमुक गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां बनती हैं, इनका अनुभाग घटता है, इनका स्थिति बढ़ती है, ये जो कुछ भी है ये कैसे पता कर पाओगे? हम लोग तो चेक करने जाएंगे नहीं। यदि हमारे पास ये गुण स्थानों की पूरी व्यवस्था चली जाती, जो व्यवस्था है पूरी, तो हम कैसे बताते दूसरा गुण स्थान में क्या होता है? ये कौन बताएगा? 6 आवली समय का गुण स्थान, 6 आवली, आप समझ रहे हैं? हम ऐसे पलकें झपकी असंख्यात आवली निकल गई, मतलब आप समझ गए। इतने में यदि कोई जीव दूसरा गुण स्थान करता है, दूसरे गुण स्थान का नाम क्या है? सासाधन सम्यक्त्व। यदि सासाधन सम्यक्त्व करे, अब हालांकि वो गिरते हुए आता है और गिरते हुए 6 आवली के लिए उस गुण स्थान में आता है। अब ये 6 आवली के गुण स्थान को कौन बताएगा? यदि आचार्यों की आगम परंपरा में ये बात हम तक ना होती, ये फैक्ट नहीं होता, तो कौन बताता? कोई बताने वाला नहीं था। फिर हम 2 ही चीजें मानते, सम्यक्त और मिथ्यात्व। सम्यक्त मिथ्यात्व, द्रव्यानुयोग बात भी नहीं करता सासाधन सम्यक्त की और सम्यक मिथ्यात्व की, नहीं बात करता, कर्णानुयोगी बात करता है। तो आचार्यों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगी इन फैक्ट्स को बचाकर रखना। तो फैक्ट्स के बारे में 500 सालों तक खूब लिखा, 300-400 साल तक समझ लो, जिसमें से हमारे पास सारे ग्रंथ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो लोग भी संरक्षित कर सकते थे, चाहे वो कषाय पावड़ हो, चाहे वो तिलोय पंडिती हो, चाहे वो षटखंडागम हो, इसमें फैक्ट्स दिए। तिलोय पंडिती में तो इतने फैक्ट हैं, सब बताया। यदि तिलोय पंडिती का आधार नहीं होता तो हमें पता नहीं होता कि 63 सलाका के महापुरुष होते हैं। ये सबसे पहले कहां से पता चला? 24 तीर्थंकर होते हैं, ये कहां से पता चला? तिलोय पंडिती से। 7 नरक होते हैं, ये कहां से पता चला? तिलोय पंडिती से। 16 स्वर्ग होते हैं, 9 ग्रैव्यक होते हैं, कहां से पता चला? ये फैक्ट्स को संग्रह किया इन ग्रंथों में। लेकिन अब फैक्ट्स जब बहुत संग्रह हो गया तो आचार्य कुंद ने एक जिम्मेदारी समझी कि अभी इन लोगों को अनुभूति का विषय भी तो देना जरूरी है। यद्यपि अनुभूति तो कोई पूर्व की देशना से भी ग्रहण करके, आत्मा तो सबके पास है ना। आज दुनिया का हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर आध्यात्मिक है,
वो कैसे है अपने अपने स्तर पर आध्यात्मिक। ऐसे ही है कि अंदर की आवाज कोई ना कोई सुन ही लेता है। जब बाहर का शोर बंद होता है तो अंदर की आवाज आ ही जाती, तो बता देते हैं ये अध्यात्म। जब जानवरों के पास वो आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है तो फिर मनुष्य भी यदि अपने बाहरी दायरों से थोड़ा सा संकुचित होकर अपने भीतर आने की कोशिश करता है तो वो भी पकड़ लेता है कि मैं कौन हूं, यहां तक पहुंच जाता है। हालांकि इसमें बाधाएं बहुत हैं, है ना। मिलावटी मैं को मैं मान लेता है, जैसे कि हमने 8 प्रकार के क्या नाम था उसको, अनात्मवादी परात्मवादियों की चर्चा की थी। ऐसी ही किसी मान्यता में व्यक्ति ये मान बैठता है कि मैं ये आत्मा हूं, सुख दुख का नाम आत्मा है। तो फिर आचार्य कुंद ने वो एक्यूरेट दृष्टि का विषय वाला जो तत्व है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसे बताने के चक्कर में फिर अब जिन चीजों की स्थापना की गई पहले आगम में, जीव स्थान, उदय स्थान, बंद स्थान, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अब लोगों को कहीं यही ना लगने लगे यही मेरा स्वरूप है, ये वर्ग ही मेरा स्वरूप है, वर्गणा ही मेरा स्वरूप है। कहते हैं भैया ये तो हमने पुद्गल के संयोग से परिचय दिया था जीव का। इन वर्ग वर्गणाओं को बताकर, मार्गणाओं को बताकर वर्ग कैसे जीव का स्वरूप हो सकता है, वर्गणा कैसे जीव का स्वरूप हो सकता है, स्पर्धक कैसे जीव का स्वरूप हो सकता है। क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। पहले कर्म नो कर्म का निषेध कर दिया, अब देखो और आगे सूक्ष्मता में गहराई में उतरकर क्या निषेध कर रहे हैं। मुझ में वर्ग नहीं। वर्ग किसे कहते हैं? समान अविभागी प्रतिच्छेद। जैसे एक ही शक्ति वाला तीखापन, उसी लेवल की शक्ति दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, जब ऐसे समान अविभागी प्रतिच्छेदों का वो जो एक तिखास आपके मुख में आती है और आप एकदम चटपटा जाते हो, है ना। इतनी भयंकर मिर्ची, अरे कई बार देखना कई मिर्ची लाल ज्यादा होती है, खासतौर से कोल्हापुर की मिर्ची लाल ज्यादा होगी लेकिन तीखी कम होगी। अब आप लालपन को और तीखेपन को आपस में इंटर रिलेशन नहीं बना सकते, लालपन का और तीखापन का। कई बार एकदम प्रॉपर लाल ना हो, सिंदूरी इंदूरी टाइप की मिर्ची हो, वो तीखी ज्यादा होती, कैसे हो गई? क्योंकि उसमें सत्यांश तीखेपन के ज्यादा हैं, उसमें सत्यांश लालपन के जरूर कम हो सकते हैं। इससे हमें एक चीज और पता चलती कि देखो गुणों का अतद भाव, देखो आप गुणों का 4 भाव तो आपने 4 अभाव तो पढ़े हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। मुझे ये सब बताना चाहिए कि नहीं? मुझे आज ये पूरी चर्चा करना थी, अविभागी प्रतिच्छेद में समय बीत रहा है क्योंकि 3 दिन का गैप होने वाला है अभी कल से, है ना। तो इसलिए इसे पूरा करना चाह रहा था, लेकिन लगता है कि हम सीधे ही आगे बढ़ जाएं अविभागी प्रतिच्छेद, और आप भी ऐसे ही रट लो। और मुझे लगता नहीं है समय सार में आगे चर्चा करते हो अविभागी प्रतिच्छेद की बात आएगी। तो एक फौरी तौर पर, मैं भी इसका विशेषज्ञ नहीं हूं इन सब चीजों का, योग स्थान, मार्गण स्थान का, मैं तो जितनी अपनी बुद्धि से बता सकता हूं, समझा सकता हूं, उतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब चूंकि बात आई है तो बता रहे हैं। देखो अब एक गुण, दर्शन और ज्ञान में कौन सा भाव है? प्राग भाव भी नहीं, प्रध्वंसा भाव भी नहीं, समझ में आया ना। अन्योन्या भाव भी नहीं हो, अत्यंता भाव भी नहीं, कौन सा भाव होगा? ये जो अभाव है इसे बोलते हैं अतद भाव। दर्शन का ज्ञान जैसा नहीं होना और ज्ञान का दर्शन जैसा नहीं होना। जहां जहां दर्शन पसरा हुआ है वहां वहां ज्ञान पसरा हुआ है। दोनों में एक विभुत्व नाम का गुण भी है कि जहां जहां दर्शन है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां दर्शन है। लेकिन ज्ञान कभी दर्शन रूप नहीं होता और दर्शन ज्ञान रूप नहीं होता, इसका नाम है अतद भाव। इसे समझाने के लिए पुद्गल से कहते हैं जहां जहां सफेदी है वहां वहां खारापन है, लेकिन जो खारापन है वो सफेदी नहीं है। अब इस बात को डिफरेंशिएट कौन करेगा कि सफेदी और काला, सफेदी और जो खारापन है या सफेदी या मीठापन है, इनको डिफरेंशिएट कौन करता है? सत्यांश, शक्ति के अंश। देखो स्पर्श गुण की पर्याय खुरदुरापन, खुरदुरापन नमक की डली में भी हो और खुरदुरापन शक्कर की डली में भी हो। देखना भी स्पर्श, और समान क्वांटिटी के आप ले रहे हो, उतना ही नमक लिया आपने, उतना ही आपने क्या ले, बढ़िया। अभी वो खुरदुरा टाइप का मत लो, उसे बढ़िया छील छाल के एक जैसा चौकोर बना दो। चौकोर नमक का डिगला हो और चौकोर ही शक्कर की डिगली हो, दोनों वाइट, दोनों कैसे हैं? खुरदुरे
स्पर्श गुण भी आपको लग रहा है एक जैसे स्पर्श गुण, बिल्कुल एकदम ऐसे क्यूब बना देते हैं शक्कर के, चिकने चिकने इस टाइप के, है ना, एकदम उनकी कटिंग वटिंग करके, और वो क्यूब व्यक्ति डालता है और ला के रख देते हैं। एक नमक के क्यूब रख देंगे कोई, और फिर दूसरी तरफ रख देंगे शक्कर के क्यूब, और यदि उस पर लिखा हुआ ना हो कि ये शक्कर है और ये नमक है तो आदमी समझ नहीं पाएगा, एक जैसे लगेंगे। लेकिन फिर भी देखो आप, जब सफेदी और मिठास का कोई संबंध नहीं, खुरदुरेपन और मिठास का कोई संबंध नहीं, तो मिठास के सत्यांश अलग होंगे। अब उसमें ही देखना, शक्कर रख दी, बगल में मिश्री रख दी, समझ में आया, और कोई आजकल वो शुगर फ्री की गोलियां आती हैं वो रख दी, तीनों में सफेदी हो, तीनों की मोटाई लंबाई चौड़ाई वजन वगैरह सब वैसा ही हो, लेकिन मिठास में अंतर आ गया, कैसे आया? इसका नाम है सत्यांश। सत्यांशों का समूह है, सत्यांश नहीं, सत्यांश तो हम नहीं समझ सकते, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का वैसे। सत्यांश का हम क्या कर रहे हैं? अनुमान कर रहे हैं। समझ में आया? एक 100 ग्राम का जहर का लड्डू है ना, एक 9 ग्राम का है और एक 1 ग्राम का है। 1 ग्राम, अब आपने क्या किया कि 100 ग्राम का यदि जहर का वो लड्डू पूरा खा गए तो आपने तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत निपट जाएगा व्यक्ति। 9 ग्राम का खाएगा तो बीमार होगा और उसको तुरंत क्या करा जाएगा? उसको भर्ती कर दिया जाएगा, है ना, और फिर शायद बाद में बच जाए वोमिट करा के। लेकिन 1 ग्राम का कोई चखे तो 1 ग्राम में ऐसा झटका पड़ेगा उसको, और वो 1 ग्राम के झटके से क्या मान लेगा कि इसके अंदर जो जहर के परमाणु है ना, एकदम से कुछ भी झन्नाट वन्नाट आया, अपन ने तो खा के देखा नहीं है कभी, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं, है ना, कुछ भी एकदम झन्नाटा आएगा तो वो समझ जाएगा भैया ये लेने लायक नहीं है, ये आपकी इंद्रिय ने तुरंत रिएक्ट कर दिया उस छोटे से सत्यांश को देखकर। तो ये आपने कैसे किया? सत्यांश का अनुमान आपने लगाया ना कि ये भले दिख तो रहा है सही साठ, एकदम बिल्कुल हो सकता है गुड़ के लड्डू जैसा बना के रख दिया जाए, है ना, तिली के लड्डू जैसा बना दिया जाए, लेकिन वो सत्यांश को आप पकड़ लोगे तो आपको तुरंत उससे दूर हटने का मन हो जाएगा। तो ये जो सत्यांश होते हैं इन्हीं का नाम है अविभागी प्रतिच्छेद। ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। हम सबके जानने की पर्यायों में बहुत विविधता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ये सबका सेपरेट डिपार्टमेंट है। जो गुण जो काम कर रहा है वो गुण वही काम करेगा, दूसरा गुण नहीं करेगा उसका काम। अब ऐसे ही कर्मों की व्यवस्था है, आपको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि वेदनीय कर्म आपके मोहनीय में कुछ कर देगा। मोहनीय का डिपार्टमेंट मोहनीय के पास है, वेदनीय का वेदनीय के पास है, ज्ञानावर्णी का ज्ञानावर्णी के पास है। अभी मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछूं कि बोलो, आप आंख बंद करके विचार करो कि आज के समय में आपको कोई सम्यक दृष्टि दिखता है क्या? आप आंख बंद करके आपसे विचार करें तो आप आंख बंद करके जैसे ही विचार करोगे तो यदि कोई भी आया, पूर्व में आपने देखा हो, वर्तमान में देखा हो, या जो भी हो कभी देखा हो, जो भी आपके दिमाग में व्यक्ति आएगा ना वो ज्ञान वाला व्यक्ति आएगा। जब भी वो ज्ञानावर्णी कर्म का काम है, कोई व्यक्ति ज्यादा जान रहा है, ये ज्ञानावर्णी कर्म का काम है। और सम्यक्त की बाधक प्रकृति कौन सी है? मोहनीय। अब मोहनीय तो हमको दिखा ही नहीं है, हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं किसी को? और हालांकि लोग ज्ञानावर्णी से भी नहीं करते, लोग इससे करते हैं कौन सफेद कपड़ा पहना है, कौन नीला पहना है, कौन सफेद पीला पहना है, लोग इससे निर्णय करते हैं। जबकि ये तो कुछ है ही नहीं है, ये तो मेरा शरीर का भी ढंग से अंग नहीं है। बोलो, कपड़ों से लोग ये तय करते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। किसी के पास कमंडल हो तो आदमी को लगेगा कि ये सम्यक दृष्टि हो सकता है। कौन क्या पी रहा है, कौन क्या खा रहा है, इससे लोग ये तय करते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। लेकिन सम्यक दृष्टि एकदम भिन्न चीज है। सम्यक दर्शन के टकसाल नहीं बनाए जा सकते। टकसाल समझते हैं? जिससे सिक्के ढाले जाते हैं, इसे बोलते हैं। जैसे सिक्का बना ना 5 का सिक्का, तो उसका एक टकसाल होगा, तो उस टकसाल के अंदर आप जैसे जैसे लोहा डालते हो सिक्के निकल के बाहर आते जाते हैं, सिक्के निकलते, ये बोलते टकसाल। ऐसे हम सब लोगों के सम्यक दर्शन के टकसाल बने हुए हैं। इस टकसाल में जो आदमी फिट होता जाता है, हाँ ये सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि। लेकिन हम सबके टकसाल औदैहिक भावों के अनुसार बने हुए हैं। समझ गए? औदैहिक भाव भी कौन सा? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वाला औदैहिक नहीं, अघातीय कर्मों का औदैहिक भाव। हम नाम कर्म की प्रकृतियों को देख के सम्यक दर्शन की परिभाषा तय करते हैं, वेदनीय की करते हैं। समझ में आए ना? कोई आदमी करोड़पति हो और वो बढ़िया से अपने ऑफिस में बैठा हुआ है,
अब जैसा उसका उदय है वो वैसे ही तो रहेगा। जी क्या सम्यक दृष्टि होंगे। और कोई आदमी फटे कपड़े पहन के घूम रहा हो तो हम कह रहे हैं हाँ ये हो सकता है सम्यक दृष्टि, मतलब फटीचर होगा तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है ना भैया। सम्यक दर्शन, अब कई बार लोग बाग क्या जातियां कर देते हैं, लोग बाग सारी धर्म की खींचतान बाहर की चीजों में करते हैं। मैं कहता हूं जैसे तीर्थंकर के जन्म हुआ तो भैया तीर्थंकर का जन्म होगा ना तो जो सबसे बेस्ट खाना होता होगा ना उस समय वो मिलता होगा लोगों को खाने के लिए। उबली हुई लौकी की सब्जी थोड़ी मिलेगी जब तीर्थंकर पैदा होती है, तो सबसे बेस्ट चीजें जो होती होंगी उस समय भोजन के लिए। अरे जब रत्नों की वृष्टि हो रही है तो भोजन भी वैसे ही मिलेगा। लेकिन हमें क्या लगेगा, अब तीर्थंकर का जन्म हुआ तो सब जगह खिचड़ी बटेगी क्या है? लेकिन क्योंकि हमने तो खिचड़ी से सम्यक दर्शन की परिभाषा बांटी मान ली है। सम्यक दर्शन तो समझते नहीं, मोक्ष मार्ग मजे मजे में होता है। पहले तो मोक्ष मार्ग को मुश्किल मानना बंद करो। वज्र प्रसव नाराज सहनन होता है, आप देखो ना सारी चीजें मोक्ष मार्गी के लिए। तो फिर बोलो उसे कोई समस्या होगी कि मच्छर काट ले मक्खी काट ले। हनुमान जी विमान से गिर गए जमीन पे, इतने से हनुमान जी अपने मामा के साथ जा रहे थे ऊपर से, तो बोलो क्या हुआ था, इतने से हनुमान जी जब गिरे तो चट्टान की चकनाचूर हो गई। ये था वज्र प्रसव नाराज सहनन। और हम लोग पारसनाथ के लिए बेचारे बेचारे कर रहे हैं, हम लोग गज कुमार के लिए बेचारा बेचारा कर रहे हैं। अरे भैया बहुत ऊपर की चीजें, सुकमाल सुकौशल के लिए गजब की परिणतियां होती हैं और बाहर की प्रकृतियां तदनुसार काम करने लगती हैं। कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा आनंद की चीज है। मोक्ष रूपी साध्य सुखकारी है तो मोक्ष के सारे साधन सुखकारी है। जैसे हम प्रायोगिक लब्धि में प्रशस्त प्रकृतियों का, प्रायोगिक लब्धि से प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ने लगता है, और एक चीज में नहीं बढ़ता, सब में बढ़ता है। सब प्रकृतियों में अनुभाग प्रशस्त 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 होता चला जाता है। तो जब सब चीजें प्रशस्त होंगी तो क्या होगा, तो बोलो मजे मजे में काम होगा कि वो दुख के कारण होगा। लेकिन कमाल की बात यह है उनकी दृष्टि उन प्रशस्त प्रकृतियों पे नहीं होती है, अप्रशस्त पे तो होती ही नहीं है, प्रशस्त पे नहीं होती। एक आत्मा के अवलंबन का फल है कि बाहर की प्रकृतियां तो या तो छूटने लगती हैं या जितनी सत्ता में पड़ी होती हैं वो कन्वर्ट होती चली जाती हैं, उनमें संक्रमण होने लगता है। ये सब चीजें हमें करणानुयोग से पता चलती हैं। तो ये समय सार का करणानुयोग है। ये 6 गाथाएं एक एक स्थान की जो हम चर्चा कर रहे हैं, आगे भी जो स्थान आएंगे उनमें आप इत्मीनान से आप यदि उसे समझोगे तो 10-10, 15-15 दिन भी कम है। एक एक पुस्तक 400-400, 500 पेज की योग स्थान को बताने के लिए हो सकती हैं, बंद स्थान को बताने के लिए हो सकती हैं। खैर चलो जल्दी जल्दी अगले 2 और पढ़ लेते हैं। कर्म के रस की शक्तियों का समूह रूप वर्ग है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। बोलो वर्ग कहां पे घटित हुए, परमाणुओं में घटित हुए ना, तो परमाणु तो पुद्गल के ही होते हैं। आगे अब जब वर्ग मेरा स्वरूप नहीं तो वर्गों का समूह मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? तो वर्गों के समूह को ही क्या बोलते हैं, वर्गणा। समान अभिभागी प्रतिच्छेद के वर्ग मिले और जब बहुत सारे वर्ग मिल गए तो फिर वो क्या कहलाने लगी, वर्गणा। जब वर्ग पुद्गल का परिणाम है तो वर्गणा भी किसका परिणाम होगा? फिर उसके आगे बढ़ आ जाओ, जो मंद तीव्र रस वाले कर्म समूह के विशिष्ट न्यास यानी जमा और रूप वर्गणा के समूह हैं। अब क्या हो रहा है देखो, जब कर्म वर्गणाएं आती, कर्म के वर्ग नहीं आते, क्या आते हैं, वर्गणाएं आते। और वर्गणाएं क्या होती, जमती जाती हैं। अब ये जम रही है, मतलब ये टेबल लेवल पे जम रही है, ऐसा नहीं जम रही। कहां जम रही है वो, एक क्षेत्रावगा संबंध रूप से, इसे ही बोलते सत्ता में आ जाना। ये जो घातीय कर्म होते हैं इनके 2 तरह के स्पर्धक होते हैं, है ना। एक होते हैं सर्वघाती स्पर्धक और एक होते हैं देशघाती स्पर्धक। सभी में होते हैं। जब हम क्षयोपशम की परिभाषा देखते हैं ना तो इनकी बात होती है। जैसे एक ज्ञानावर्णी कर्म, लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म एक सा नहीं होगा, इसकी प्रकृतियां 2 प्रकार की, एक सर्वघाती प्रकृति और एक देशघाती प्रकृति। फिर एक एक प्रकृति के स्पर्धक 2 प्रकार के, समझ में आया। सर्वघाती प्रकृतियों के तो स्पर्धक कैसे होते हैं, सर्वघाती ही होते हैं। लेकिन देशघाती प्रकृतियों के स्पर्धक 2 प्रकार के होते हैं, वो सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। अभी देखो, केवल ज्ञानावरण नाम की प्रकृति,
ये सर्वघाती प्रकृति है, तो इसके सारे स्पर्धक भी कैसे होंगे? इसलिए हमको केवल ज्ञान का बिल्कुल उदय नहीं है। लेकिन बाकी के जो 4 ज्ञान है वो है देशघाती प्रकृतियां, तो उनके स्पर्धक कैसे होते हैं? सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। अब देखो, जैसे क्षय उपशम को समझना है तो कैसे समझेंगे? दो स्पर्धक हो गए। सर्वघाती स्पर्धकों का अभी मुझे बोर्ड पे बताना पड़ेगा, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, है ना, सिर्फ आपको सामान्य चर्चा कर रहा हूं। जैसे कि ज्ञानावर्णी कर्म है, तो उस किसी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ये उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? उदय में नहीं आ रहा ना, अभी जैसी बंधी थी वो वैसा ही पड़ा हुआ है, तो इसे बोलते हैं सर्वघाती स्पर्धक पड़ा हुआ है, वो पड़ा पीछे पड़ा हुआ है कहीं, उदयाभावी क्षय, उदय में नहीं आ रहा है ना। और उन्हीं प्रकृतियों का, उन्हीं सर्वघाती प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम, कि वो जैसी बंधी थी वैसी की वैसी पड़ी हैं और वर्तमान उदयावली में नहीं आ रही, तो उदयावली में नहीं आना तो ये हो गया उदयाभावी क्षय। और जैसी बंधी थी वैसी की वैसी बंधी हुई है, उनमें ये नहीं होगा कि उदीर्णा हो जाए तो जल्दी आ जाए, है ना, या फिर कुछ कम ज्यादापन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसे बोलते हैं सदवस्था रूप उपशम। लेकिन देशघाती प्रकृति का उदय, इसे क्या बोलते हैं? देशघाती प्रकृति, ये सम्यक की परिभाषा बोल दी मैंने, देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो ये जो देशघाती प्रकृति के स्पर्धकों का जो उदय आ रहा है ना, देशघाती स्पर्धक को, इससे जानने का काम होता है, तो इसे बोलते हैं ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम। अब इसको देखो कैसे, जैसे कि आपने किसी विषय को नहीं जाना, तो क्यों नहीं जाना? क्योंकि इस समय तीनों चीजें चल रही हैं, देशघाती प्रकृति का उदय भी चल रहा है और सर्वघाती प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय, ये तीनों काम चल रहा है। तब हमें कुछ विषय जानने में आते हैं और कुछ विषय जानने में नहीं आते। जैसे मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, आप कुछ जान पा रहे हो और कुछ नहीं जान पा रहे हो, तो कुछ जान पा रहे हो और कुछ नहीं जान पा रहे हो, इसमें कौन सी चीज काम कर रही है? इसे ही बोलते क्षय उपशम, कर्म का क्षय उपशम। ज्ञान में कोई क्षय उपशम नहीं होता, ज्ञान तो सदैव एक जैसा ही होता है। तो इन्हें बोलते हैं स्पर्धक। ये स्पर्धक जो होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कर्मों का जिस तरह का उदय आता है, जैसा जानना होता है, जैसा देखना होता है, जैसा अंतराय कर्म हमारे जीवन में प्रकट होता है, ये सब आता है। फिर इन स्पर्धकों के भी 4 भेद किए जाते हैं इनकी ताकत के अनुसार, कि ये ताकत इतनी है तो इसका ऐसा वो क्या है, गुड़ शर्करा खांड वगैरह किए जाते हैं ना भेद, निम्ब कांजीर, और इस तरह से वो 4 भेद किए जाते हैं। तो ऐसे इनकी पावर को बताने के लिए वो भेद किए जाते हैं, ये कहलाते हैं स्पर्धक। यही जब स्पर्धक हमारे साथ इनका जमाव होता चला जाता है, इस जमाव को क्या कह रहे हैं? ये स्पर्धक मेरा स्वरूप नहीं है। ये स्पर्धक क्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि स्पर्धक की रचना कैसे हुई? वर्गणाओं से। वर्गणाओं की रचना कैसे हुई? वर्गों से। वर्गों की रचना कैसे हुई? समान अविभागी प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं से। जब समान अविभागी प्रतिच्छेद के परमाणु पुद्गल हैं, तो परमाणुओं से बने वर्ग भी पुद्गल हैं, उन वर्गों से बनी वर्गणाएं भी पुद्गल हैं, और उन वर्गणाओं से बने स्पर्धक भी पुद्गल हैं। समय अपना आज हो गया है ना। अभी आगे जो चर्चा होगी उदय स्थान वगैरह की, वो होगी एक थोड़े से अंतराल के बाद, मंगलवार से अपन चर्चा करेंगे। 3 दिन में आप लोग ये सब भूलना मत तो आगे चर्चा अपनी आगे क्रम से बढ़ पाएगी। एक बार अभी तक के जितने बोल हो गए उन सबको स्मरण करके चर्चा को यहीं पूरा करते हैं। कैसा कैसा मैं नहीं हूं। पहला नंबर क्या था 29 भावों में? वर्ण में नहीं, दूसरा रस में नहीं, तीसरा गंध में नहीं, चौथा स्पर्श में नहीं, पांचवा रूप में नहीं, छठवा शरीर में नहीं, संस्थान मेरा नहीं, सहनन मेरा नहीं, सहनन के बाद राग मेरा नहीं, द्वेष मेरा नहीं, मोह मेरा स्वरूप नहीं, प्रत्यय है ना वो मेरा स्वरूप नहीं 12, 13वां कर्म मेरा स्वरूप नहीं, 14वां नौ कर्म मेरा स्वरूप नहीं, 15वां वर्ग मेरा स्वरूप नहीं, वर्गणा मेरा स्वरूप नहीं,
स्पर्धक मेरा स्वरूप नहीं। टोटल हो गए 17। अभी कितने स्थान और बाकी हैं? 12, है ना। इन 12 स्थानों की चर्चा, ये 12 स्थान थोड़े से और कठिन है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक स्थान में ना अटक जाऊं, अगले स्थानों पर पहुंच जाऊं, लेकिन वो क्या करें, यदि मैं सीधे ही बोल दूं अविभाज्य प्रतिच्छेद मेरा स्वरूप नहीं, तो थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ना, लेकिन वो थोड़े से बताने में ज्यादा हो जाता है? तो ये इसलिए इससे एक चीज पता चलती है कि कर्णानुयोग, यदि आपको ये नहीं पता हो, इनका बेसिक नॉलेज ना पता हो, तो इन गाथाओं की गहराई को ही नहीं समझा जा सकता है। ये गाथाएं ऐसी गहराई हैं, इससे पता चलता है कर्णानुयोग की स्पष्टता द्रव्यानुयोग के विषय को क्रिस्टल क्लियर बनाने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए और विशेष चर्चा आगे एक छोटे से अंतराल के बाद।